पहले जेपीएससी की कहानी में हमने देखा था झारखंड नया नया बना था, राज्य को अपने अधिकारी चाहिए थे। हजारों नौजवानों ने पहली बार अपने राज्य की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दी, लेकिन पहली परीक्षा की शुरुआत में ही पेपर लीक का आरोप लगा। परीक्षा दोबारा हुई, वर्षों बाद वही एग्जामिनेशन विजिलेंस और फिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तक पहुंची। और पहली जेपीएससी की कहानी खत्म करते हुए हमने एक सवाल पूछा था, क्या हमने सिर्फ अपना राज्य बनाया या ऐसी संस्थाएं भी बनाई जिन पर अपना भविष्य छोड़ा जा सके। आज उसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दूसरी जेपीएससी की कहानी सरकारी नोटिफिकेशन से शुरू करने के बजाय मैं आपको एक चिट्ठी से सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी चिट्ठी जो झारखंड के एक नौजवान ने रांची के प्रभात खबर के एडिटर को लिखी थी। यह नौजवान बुंडू का रहने वाला था। उसने अपना नाम दिया था, लेकिन अखबार से कहा था मेरा नाम मत छापिएगा। उसे डर था कि अगर उसकी पहचान सार्वजनिक हुई तो ताकतवर लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उस चिट्ठी की शुरुआत किसी परीक्षा से नहीं होती। वह शुरुआत करता है झारखंड बनने के सपने से। वह लिखता है कि जब झारखंड बना था तो उसने भी सपना देखा था। उसे लगा था कि बिहार के दौर की जिन व्यवस्थाओं से लोग परेशान थे, नए राज्य में शायद वे बदलेंगी। मेहनत करने वाले नौजवान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और इसी उम्मीद से उसने जेपीएससी की तैयारी शुरू की। पहली कोशिश, वह प्रीलिम्स निकाल गया, मेंस में पहुंचा। उसका दावा था कि हिस्ट्री के एक पेपर में उसने हर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन मिले सिर्फ 40 मार्क्स। उसे लगा कि उसकी मेहनत का सही मूल्यांकन नहीं हुआ, लेकिन उसने तैयारी नहीं छोड़ी। उसने सोचा अगली बार, और फिर आई दूसरी जेपीएससी। इस बार भी उसने प्रीलिम्स निकाला, मेंस भी निकाल लिया। अब सामने सिर्फ इंटरव्यू था। यानी वो सपना जिसके पीछे उसने अपनी जवानी के कई साल लगाए थे, बस एक कमरे की दूरी पर था। लेकिन उस कैंडिडेट ने अपनी चिट्ठी में इंटरव्यू के बारे में जो लिखा उसे जरा सुनिएगा। वह कहता है, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट फिजिक्स था, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में फिजिक्स से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। उससे ज्योग्राफी पूछी गई, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे उसने पढ़ा ही नहीं था। उसके मेन सब्जेक्ट्स लेबर एंड सोशल वेलफेयर और हिस्ट्री, उन पर भी बहुत कम बात हुई। वह इंटरव्यू रूम से बाहर निकला और उसे लगा कि मेरी किस्मत शायद कमरे में घुसने से पहले ही तय हो चुकी थी। यह उस कैंडिडेट की भावना थी, कोई जुडिशियल फाइंडिंग नहीं। लेकिन फिर रिजल्ट आया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसने खुद से कहा, शायद यही कंपटीशन है, शायद दूसरे मुझसे बेहतर रहे होंगे, और शायद कहानी यहीं खत्म भी हो जाती अगर एक सुबह उसने अखबार नहीं पढ़ा होता। वह अपनी चिट्ठी में लिखता है, फिर मैंने प्रभात खबर में जेपीएससी रिक्रूटमेंट को लेकर खबरें देखी। अखबार सवाल उठा रहा था कि क्या एमएलएज, एमपीज और जेपीएससी से जुड़े प्रभावशाली लोगों के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को सिलेक्शन में फायदा मिला। और यही उस कैंडिडेट का डिसअपॉइंटमेंट गुस्से में बदल गया। वह चिट्ठी में सवाल पूछता है, क्या इन कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस पहले से मालूम थे? क्या इंटरव्यू केवल दिखावा था? क्या इन्फ्लुएंशियल लोगों के रिलेटिव्स को क्वेश्चन पेपर्स पहले मिल गए थे? और फिर खुद ही लिखता है, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि उस समय उसके पास सबूत नहीं था। उसके पास केवल एक फील्ड अटेम्प्ट था, एक इंटरव्यू का अनुभव था, अखबार में छपी खबरें थी और एक गहरा संदेह कि शायद मैदान बराबर नहीं था। लेकिन चिट्ठी यही नहीं रुकती। आगे उसका गुस्सा बेहद खतरनाक भाषा लेने लगता है। वह लिखता है कि उसकी उम्र अब 35 वर्ष हो चुकी है। अपनी पूरी एडल्ट लाइफ उसने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी में लगा दी, और अब वह खुद को अपमानित, अस्वीकृत और व्यवस्था से हारा हुआ महसूस कर रहा है। उसकी निराशा इतनी बढ़ चुकी थी कि चिट्ठी में वह हिंसा और उग्रवाद तक की बात करने लगता है। हम उन बातों को यहां दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि हिंसा किसी परीक्षा में हुए अन्याय का समाधान नहीं हो सकती। लेकिन उस चिट्ठी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वह बताती है कि एक रिक्रूटमेंट सिस्टम पर भरोसा टूटने की सामाजिक कीमत क्या हो सकती है। एक एस्पिरेंट केवल नौकरी नहीं खोता,
कभी कभी वह व्यवस्था पर भरोसा खो देता है और लोकतंत्र में शायद यही सबसे खतरनाक नुकसान है। अब यह कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ पे आता है। बुंडू के उस नौजवान के पास उस समय एविडेंस नहीं था। उसने खुद लिखा था, मेरे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन आने वाले वर्षों में विजिलेंस ने फाइल्स खोली, आंसर बुक्स जांची गई, इंटरव्यू मार्कशीट्स फॉरेंसिक लेबोरेटरी पहुंची, हाई कोर्ट्स में डॉक्यूमेंट रखे गए, सीबीआई, और करीब 2 दशक बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से जो एलिगेशंस कोर्ट तक पहुंचे, उन्होंने उन पुराने सवालों को फिर जिंदा कर दिया। कहीं मार्क्स बदलने के आरोप, कहीं इंटरव्यू मार्क्स में असामान्य अंतर, कहीं ओएमआर डाटा पर सवाल, कहीं इवैल्यूएटर्स की नियुक्ति पर सवाल, कहीं एजेंसी और कंप्यूटर प्रोसेसिंग पर सवाल। और यहीं से उस एनोनिमस कैंडिडेट की चिट्ठी सिर्फ एक नाराज एस्पायरेंट की चिट्ठी नहीं रह जाती, वह हमें एक सवाल देकर जाती है। अगर किसी नौजवान को 2008 में व्यवस्था पर शक था, तो व्यवस्था को सच बताने में 2024 तक क्यों लग गया? लेकिन रुकिएगा, इस कहानी में हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं सुनाना है। हर एलिगेशन सही साबित नहीं हुआ, हर सेलेक्टेड कैंडिडेट गलत नहीं था, चार्जशीट कन्विक्शन नहीं होती, और किसी अखबार की इन्वेस्टिगेशन कोर्ट का जजमेंट भी नहीं होती। इसलिए हम पीछे चलते हैं, वहीं जहां दूसरी जेपीएससी वास्तव में शुरू हुई थी, साल 2005। जेपीएससी ने निकाला एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2005। लगभग 175 पद, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फाइनेंस और कमर्शियल टैक्सेस, कोऑपरेटिव सर्विसेज, करीब 85,000 एप्लीकेशंस। 2006 में प्रीलिम्स, करीब 49,000 कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठे। अक्टूबर 2006 में रिजल्ट आया, करीब 16,000 कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई हुए और पहली बार मामला कोर्ट पहुंचा। लेकिन उस समय किसी को शायद अंदाजा नहीं था कि जिस परीक्षा का रिजल्ट 2008 में निकल जाएगा, उसकी फाइल विजिलेंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और फिर ईडी तक घूमते हुए 2026 में भी बंद नहीं होगी। यह कहानी है दूसरी जेपीएससी की, और इसकी शुरुआत किसी एफआईआर से नहीं हुई थी, किसी सीबीआई चार्जशीट से भी नहीं हुई। इसकी शुरुआत हुई थी उन नौजवानों के सवालों से जिन्हें लगने लगा था कि शायद मेहनत और मेरिट के बीच कोई तीसरा आदमी खड़ा हो गया है। 28 अप्रैल 2006 को प्रीलिम्स एग्जाम हुई और जिसमें करीब 49,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। फिर आया 20 अक्टूबर 2006 पीटी रिजल्ट, और करीब 16,000 कैंडिडेट्स को मेंस के लिए सफल घोषित किया गया। यहीं दूसरा जेपीएससी पहली बार कोर्ट पहुंचा। एक कैंडिडेट अरुण कुमार दुबे ने सवाल उठाया कि जब वैकेंसीज लगभग 175 हैं, तो इतने ज्यादा कैंडिडेट्स को मेंस में क्यों बुलाया गया? मामला हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने उस आधार पर जेपीएससी की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया। यानी दूसरा जेपीएससी का पहला विवाद भ्रष्टाचार का नहीं था, वह एग्जामिनेशन रूल्स को लेकर था। यह डिस्टिंक्शन याद रखिएगा, क्योंकि आगे कहानी बहुत बदलने वाली है। मेंस एग्जामिनेशन हुई 9 अक्टूबर 2007 रिजल्ट निकला, लेकिन 2 महीने बाद 13 दिसंबर 2007 जेपीएससी ने रिजल्ट रिवाइज कर दिया। रिजर्वेशन, रोस्टर और क्लरिकल इशूज इसके कारण बताए गए। अब रिजल्ट रिवाइज होना अपने आप में घोटाला नहीं है, लेकिन एक एस्पिरेंट की जगह खड़े होकर सोचिए, कल तक आपका रोल नंबर लिस्ट में है, फिर आई नई लिस्ट और पूरी रैंकिंग बदल जाती है। यहीं से जेपीएससी के साथ सिर्फ कंपटीशन नहीं, अनसर्टेनिटी भी जुड़ने लगी। पहली जेपीएससी में मैंने कहा था इंतजार जुड़ा, दूसरी जेपीएससी में अनसर्टेनिटी। फिर आया जनवरी 2008, इंटरव्यू हुआ और आखिरकार 13 अप्रैल 2008 फाइनल रिजल्ट। 172 कैंडिडेट्स सेलेक्टेड, इनमें से 5 ने ज्वाइन नहीं किया, बाकी ऑफिसर्स अलग अलग सर्विसेज में चले गए। झारखंड हाई कोर्ट के बाद के रिकॉर्ड में 172 सिलेक्शंस और 5 कैंडिडेट्स के ज्वाइन न करने का स्पष्ट उल्लेख है। और बस अगर किसी रिक्रूटमेंट की कहानी रिजल्ट पर खत्म होती तो दूसरी जेपीएससी भी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन यहां कहानी में एक नया किरदार आया, अखबार।
मीडिया ने रिजल्ट के बाद सिलेक्शन पर सवाल उठाने शुरू किए। अखबार ने रिश्तेदारों, प्रभावशाली लोगों और जेपीएससी से जुड़े व्यक्तियों के करीबियों के सिलेक्शन को लेकर रिपोर्ट्स प्रकाशित की। सवाल उठा, क्या मेरिट लिस्ट में इन्फ्लुएंस चला? क्या कुछ कैंडिडेट्स को असामान्य फायदा मिला? क्या मार्क्स में मैनिपुलेशन हुई? उस समय ये अखबार द्वारा उठाए गए सवाल थे, कोर्ट की कन्विक्शन नहीं। लेकिन शिकायतें इतनी बढ़ी कि मामला अखबार और स्टूडेंट्स के बीच नहीं रुका। वह सरकार तक पहुंचा और फिर विजिलेंस तक। साल 2009-10 विजिलेंस ने सेकंड जेपीएससी की फाइल्स खोलनी शुरू की और एक डिस्टर्बिंग बात सामने आई। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स की कस्टडी पर ही सवाल उठा दिए गए। बाद में हाईकोर्ट के सामने रखे रिकॉर्ड्स में यह बात आई कि एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड सील्ड कंडीशन में व्यवस्थित तरीके से नहीं पाए गए थे। अब सोचिए, एग्जामिनेशन से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और स्टेट फाइनेंस सर्विस के ऑफिसर्स चुने गए हों, उसकी आंसर शीट और रिकॉर्ड्स की कस्टडी ही क्वेश्चनेबल है, तो आगे हर सवाल बड़ा हो जाता है। विजिलेंस ने पहले सैंपल के तौर पर 37 यानी 37 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स देखे और 27 मई 2010 की इंटरिम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उनमें से 19 कैंडिडेट्स प्राइमा फेसी टेंटेड बताए गए। फिर सरकार ने एक्शन शुरू किया और 12 जून 2010 तक विजिलेंस ने तत्कालीन जेपीएससी चेयरमैन दिलीप कुमार प्रसाद सहित 31 अन्य लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया। कंटेम्पररी टेलीग्राफ रिपोर्टिंग में फॉर्मर मेंबर्स, एग्जामिनेशन ऑफिशियल्स, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स और सेलेक्टेड ऑफिशियल्स के खिलाफ एलिगेशंस का उल्लेख है। बाद में 19 सेलेक्टेड ऑफिसर्स की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई, लेकिन मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने टर्मिनेशन सेट असाइड कर दिया। इसका मतलब क्या कोर्ट ने कहा कि कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं था। मुद्दा था अगर किसी सरकारी ऑफिसर को फ्रॉड या फॉर्जरी जैसे स्टिग्मेटिक एलिगेशन के आधार पर हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग फॉलो करनी होगी। यानी एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और दूसरी तरफ ड्यू प्रोसेस का सवाल था। लेकिन विजिलेंस रुकी नहीं, इन्वेस्टिगेशन बड़ी होती गई और अब इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण फिगर्स सामने आते हैं। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 172 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की आंसर बुक्स एग्जामिन की गई। उनमें से 139 कैंडिडेट सस्पिशियस पाई गई। मार्क कीजिएगा, 172 में 139, सिर्फ 33 कैंडिडेट ऐसे थे जो सही पाए गए थे। साथ ही इंटरव्यू तक पहुंचे 632 अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स की आंसर बुक्स भी देखी गई। इन्वेस्टिगेशन में प्रारंभिक रूप से पाया गया कि इनमें से 120 कैंडिडेट्स के ओरिजिनल मार्क्स घटाए गए हो सकते थे। कुल मिलाकर 5628 आंसर बुक्स और 804 कैंडिडेट्स की जांच की गई और 83 कैंडिडेट्स की सस्पेक्टेड इंटरव्यू मार्कशीट्स गांधीनगर, गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजी गई। हाईकोर्ट रिकॉर्ड में स्टेट के एफिडेविट के आधार पर लिखा है कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ने आंसर बुक्स और इंटरव्यू मार्क्स में मैनिपुलेशन और इंटरपोलेशन के इंसिडेंट्स कंफर्म किए। अब ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं थी। ये फिगर्स झारखंड हाईकोर्ट के जुडिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, सस्पिशियस या टेंटेड इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग है, क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं। और यहीं प्रभात खबर की बाद की रिपोर्टिंग एक और लेयर जोड़ती है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मटेरियल के आधार पर अखबार ने दिसंबर 2024 में रिपोर्ट किया कि कुछ कैंडिडेट प्रीलिम्स में क्वालिफाई तक नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें सक्सेसफुल दिखाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टिगेशन में 28 कैंडिडेट्स को कथित तौर पर फ्रॉडुलेंट बेनिफिट देने के एविडेंस मिले और उनमें 13 कैंडिडेट्स ऐसे बताए गए जो पीटी में फेल थे। कुछ कैंडिडेट्स को तत्कालीन जेपीएससी ऑफिशियल्स या इन्फ्लुएंसर्स पर्सन का रिलेटिव बताया गया। एक और कैलकुलेशन देखिए, रूल के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक करीब 1720 यानी 1720 कैंडिडेट्स को मेंस तक जाना था, लेकिन पीटी रिजल्ट में 16,314 कैंडिडेट्स क्वालिफाई दिखाए गए। सीबीआई मटेरियल पर आधारित प्रभात खबर की बाद की रिपोर्टिंग ने इसे भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बताया, लेकिन यहां एक न्यूएंस है। इस अधिक संख्या वाले मुद्दे पर शुरुआती
लिटिगेशन में कोर्ट ने जेपीएससी के डिस्क्रिशन को पूरी तरह इलीगल नहीं माना था, इसलिए यह अकेला तथ्य फ्रॉड साबित नहीं करता। असल एक्सप्लोसिव मटेरियल था मार्क्स और आंसर सेट्स। विजिलेंस और बाद की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में एलिगेशन था कि कुछ कॉपीज में मार्क्स काटे गए हैं, कहीं बढ़ाए गए, कहीं ओवरराइटिंग हुई है। द टेलीग्राफ ने जुलाई 2011 में सेकंड जेपीएससी की आंसर शीट्स में मार्क्स ऐड और अल्टर किए जाने से जुड़ी विजिलेंस फाइंडिंग्स रिपोर्ट की थी। दिसंबर 2011 तक विजिलेंस ने दूसरी जेपीएससी की कॉपी चेक करने वाले 50 से ज्यादा एग्जामिनर्स को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। विजिलेंस आईजी एमबी राव ने उस समय कहा था कि इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, एग्जामिनर्स और कमीशन मेंबर्स के बीच एलिज्ड अनफेयर मीन्स की कॉन्क्रीट एविडेंस तलाश रही है। और यही वह पॉइंट था जब यह मामला कुछ कैंडिडेट से निकलकर पूरे एग्जामिनेशन मैकेनिज्म पर सवाल बन गया। फिर आई तारीख 14 जून 2012। झारखंड हाईकोर्ट कोर्ट के सामने विजिलेंस रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक फाइंडिंग्स, आंसर बुक्स और इन्वेस्टिगेशन मटेरियल। कोर्ट ने लिखा कि अवेलेबल मटेरियल से स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस बनता है कि सेकंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस टेंटेड था। कोर्ट ने यह भी कहा कि उस स्टेज पर टेंटेड और अनटेंटेड कैंडिडेट्स को अलग करना संभव नहीं दिखाई देता। और फिर एक बहुत बड़ा आदेश आया, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दी गई। हाई कोर्ट ने इंटरिम तौर पर सिलेक्टेड ऑफिसर्स के काम करने और सैलरी लेने पर भी रोक लगा दी। सोचिए उस ऑफिसर की हालत। 2008 में अपॉइंटमेंट मिली, 4 साल की नौकरी की, 2012 में अचानक कैरियर इटसेल्फ अनसर्टेन हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 7 अगस्त 2012। सुप्रीम कोर्ट ने सेलेक्टेड ऑफिसर्स को काम करने और सैलरी लेने की राहत दे दी, लेकिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी गई। यानी ऑफिसर्स वापस काम पर रहे, लेकिन उनके सिलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। और फिर शुरू हुआ एक बहुत लंबा इंतजार 2012, 2013, 14, 15, 18, 20, 22 और आखिरकार नवंबर 2024 सीबीआई ने सेकंड जेपीएससी मामले में स्पेशल कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी। तत्कालीन चेयरमैन दिलीप कुमार प्रसाद, कमीशन के फॉर्मर मेंबर्स, सेक्रेटरी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफिशियल्स, इंटरव्यू बोर्ड एक्सपर्ट्स, एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव्स और कैंडिडेट्स सहित 50 से अधिक लोगों के खिलाफ चार्जशीट की रिपोर्टिंग हुई। सीबीआई का आरोप था रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के मार्क्स मैनिपुलेट किए गए, इवैल्यूएटर्स कथित तौर पर नियमों से हटकर हैंडपिक किए गए और कुछ फेवर्ड कैंडिडेट्स को बेनिफिट पहुंचाया गया। लेकिन फिर से चार्जशीट कन्विक्शन नहीं होती है। सीबीआई प्रोसिक्यूशन का केस रखती है, लेकिन अंतिम फैसला कोर्ट करता है। और कहानी में एक नया ट्विस्ट, 2026 में प्रभात खबर ने सीबीआई मटेरियल के आधार पर मार्क्स और ओएमआर से जुड़े कई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स प्रकाशित किए। कहीं ओएमआर में कम सर्कल्स फिल्ड होने के बावजूद रिकॉर्ड में उससे कहीं ज्यादा मार्क्स दिखने का आरोप, कहीं रिटन पेपर में ओरिजिनल मार्क्स और फाइनल रिकॉर्डेड मार्क्स के बीच बहुत बड़ा अंतर, कहीं इंटरव्यू मार्क्स में अनयूजुअल वेरिएशंस। 2026 की एक रिपोर्ट में प्रभात खबर ने ही सवाल उठाया कि सीबीआई रिपोर्ट कोर्ट में पहुंचने के बाद ट्रायल अभी तक इफेक्टिवली शुरू क्यों नहीं हुआ। और यही सेकंड जीपीएससी की कहानी का शायद सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है। जरा टाइमलाइन फिर से देखिए। 2005 एडवर्टीजमेंट, 28 अप्रैल 2006 पीटी, 20 अक्टूबर 2006 पीटी का रिजल्ट, 9 अक्टूबर 2007 मेंस रिजल्ट, 13 दिसंबर 2007 रिवाइज्ड रिजल्ट, जनवरी 2008 इंटरव्यू, 13 अप्रैल 2008 फाइनल रिजल्ट, 2010 विजिलेंस एफआईआर और एक्शन, 14 जून 2012 हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को दे दिया, 7 अगस्त 2012 सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर्स को सर्विस की राहत दी, सीबीआई प्रोब जारी रही और फिर नवंबर 2024 सीबीआई चार्जशीट। एक परीक्षा जिसका रिजल्ट आने में करीब 3 साल लगे, लेकिन जिसकी इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट तक पहुंचने में लगभग 2 दशक।
और अब उस बुंडू वाले कैंडिडेट की चिट्ठी पर वापस आइए, जिससे हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। उसने लिखा था, मेरे पास प्रूफ नहीं है, उसके पास केवल शक था। अपना एक्सपीरियंस था, अपना फेलियर था और अखबार में पढ़ी कुछ रिपोर्ट्स थी। लेकिन आने वाले वर्षों में विजिलेंस ने कॉपीज खोली, फॉरेंसिक लेबोरेटरी ने डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन किए, हाई कोर्ट ने सीरियस प्राइमा फेसी कंसर्न्स रिकॉर्ड किए, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, चार्जशीट दाखिल हुई। अब इसका मतलब यह नहीं कि उस कैंडिडेट का हर आरोप सही था, और इसका बिल्कुल मतलब यह भी नहीं कि सेकंड जेपीएससी से चुना गया हर ऑफिसर गलत तरीके से चुना गया था। शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अगर इस किसी कैंडिडेट को गलत तरीके से बेनिफिट मिला तो इस ईमानदार एस्पायरेंट का हक मारा गया जो चयनित नहीं हुआ। और अगर कोई कैंडिडेट पूरी मेरिट से सिलेक्ट हुआ तो उसने लगभग 2 दशक तक एक ऐसे बैच का टैग ढोया जिस पर स्कैम का आरोप लगा रहा। दोनों तरफ नुकसान है, दोनों तरफ इंसान है और दोनों के बीच एक इंस्टीट्यूशन है, जेपीएससी। दूसरी जेपीएससी हमें इसलिए परेशान करती है कि यहां सिर्फ एक सवाल नहीं है कि किसने कितने नंबर बढ़ाए। बड़ा सवाल है, अगर गड़बड़ी इतनी गंभीर थी तो सच सामने आने में इतना समय क्यों लगा, और अगर कुछ लोग निर्दोष थे तो उनका नाम साफ होने में भी इतना समय क्यों लगा। जस्टिस की जरूरत केवल उस कैंडिडेट को नहीं होती जिसे नौकरी नहीं मिली, जस्टिस उस ऑफिसर को भी चाहिए जो मेरिट से चुना गया हो लेकिन पूरी जिंदगी सस्पिशन में रहा। इसलिए शायद दूसरी जेपीएससी की असली कहानी करप्शन से भी बड़ी है। ये कहानी है मेरिट की, पावर की, इंस्टीट्यूशंस की और सबसे ज्यादा समय की। क्योंकि परीक्षा का रिजल्ट देर से आए तो एक कैंडिडेट का साल खराब होता है, लेकिन न्याय 20 साल देर से आए तो एक पूरी पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है। और इसी सवाल के साथ हम दूसरी जेपीएससी की फाइल फिलहाल बंद कर रहे हैं। लेकिन जेपीएससी फाइल्स अब खुल चुकी है। पहली जेपीएससी में हमने देखा एक नए राज्य की पहली परीक्षा कैसे विवाद और जांच तक पहुंची। दूसरी जेपीएससी में देखा कैसे एलिगेशंस, आंसर शीट्स, विजिलेंस, फॉरेंसिक लैब, हाई कोर्ट और सीबीआई तक पहुंचे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि इसके बाद आती है तीसरी जेपीएससी। नई परीक्षा, नए कैंडिडेट्स, नई उम्मीदें और फिर नए सवाल। अगले एपिसोड में सुनेंगे थर्ड जेपीएससी की पूरी कहानी। और क्या दूसरी जेपीएससी से कोई सबक लिया गया था या झारखंड फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। मैं हूं अमित मोदी। दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्पीकिंग झारखंड और ये है जेपीएससी फाइल्स। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और उस दोस्त का भी जिसने ये चिट्ठी प्रभात खबर को लिखी थी। शुक्रिया।